अभिक्रिया वेग क्या होता है? देखो वेग क्या होता है, से कार का वेग पता लगाएं तो कार का वेग कैसे पता लगाते हैं? कार के द्वारा तय की गई दूरी बटा समय, कार के द्वारा तय की गई दूरी बटा समय। इसी तरह पता लगाते हैं वेग। ठीक है, अब जब कार एक जगह से दूसरी जगह जा रही है तो कार के स्थान में परिवर्तन हो रहा है, यानी कार की स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, यानी हम ये भी कह सकते हैं स्थिति में परिवर्तन बटा समय। ठीक है, तो किसी कार या किसी बस या किसी मोटरसाइकिल का वेग पता लगाएंगे तो उसके द्वारा तय की गई दूरी में समय का भाग दे देते हैं, या उसके स्थिति में परिवर्तन बटा समय, ये भी कह सकते हैं। ठीक, अब हम बात कर रहे हैं अभिक्रिया वेग की। देखिए अभिक्रिया वेग क्या होता है? अभिक्रिया वेग को समझने के लिए हम ये एक अभिक्रिया लेते हैं। मान लीजिए कोई अभिक्रिया है जिसमें R तो क्या है, अभिकारक, और P क्या है, उत्पाद। ठीक है, अभिक्रिया के दौरान अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन आता है और उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन आता है, यानी यहाँ अभिक्रिया का वेग हम अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन से पता लगाते हैं। जैसे यहाँ हमने स्थिति में परिवर्तन से वेग पता लगाया, अगर अभिक्रिया की बात करें तो यहाँ परिवर्तन किस में होता है, अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता में। तो अभिकारक उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन का उपयोग करके उसका वेग पता लगाया जाता है, किसका, अभिक्रिया का। अब देखिए अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता में क्या परिवर्तन आता है, इसको हम इस वक्र की सहायता से, इस ग्राफ की सहायता से समझते हैं। हम ये वक्र खींचते हैं सांद्रता और समय के बीच, इधर सांद्रता इधर समय। ठीक है, अब अभिकारक की सांद्रता प्रारंभ में ज़्यादा होती है, मान लीजिए अभिकारक की सांद्रता है, और जैसे जैसे अभिक्रिया होती है अभिकारक की सांद्रता में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। क्लियर, अभिकारक की सांद्रता घटती जाती है। जैसे R अभिकारक है तो R की सांद्रता समय के साथ क्या होगी, घटेगी, और उत्पाद की सांद्रता में क्या होगी, वृद्धि। तो उत्पाद की सांद्रता में समय के साथ क्या होती है, वृद्धि होती है। उत्पाद की सांद्रता यहाँ 0 रहती है और धीरे 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 बढ़ती जाएगी और ये हो जाएगी। ठीक, तो उत्पाद की सांद्रता में तो क्या हो रही है, वृद्धि। ये तो क्या है, उत्पाद, और ये क्या है, अभिकारक। ठीक है, तो अभिकारक यानी R की सांद्रता तो घट रही है, उत्पाद यानी P की सांद्रता में समय के साथ क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। उत्पाद और अभिकारक की सांद्रता परिवर्तन के द्वारा ही अभिक्रिया वेग का पता लगाया जाता है। यानी अभिक्रिया का जो वेग होता है, अभिक्रिया वेग जो होता है वो किसके बराबर होगा, अभिकारक की सांद्रता में क्या आ रही है, कमी, यानी अभिकारक की सांद्रता में कमी की दर, अभिकारक की सांद्रता में कमी की दर किसके बराबर होती है, अभिक्रिया वेग के। अभिकारक की सांद्रता घट रही है तो अभिकारक की सांद्रता में कमी की दर बराबर होगी किसके, अभिक्रिया वेग के। इसी तरह अभिकारक की सांद्रता, अब अभिकारक की सांद्रता में कमी की दर का मतलब क्या हो गया, अभिकारक की सांद्रता में कमी बटा कमी होने में लगा समय। ठीक,
अभिकारक की सांद्रता में कमी बटा कमी में लगा समय किसके बराबर होगा? अभिक्रिया वेग के। अब हम देख रहे हैं उत्पाद की सांद्रता में क्या हो रही है? वृद्धि। तो अभिक्रिया वेग हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, उत्पाद की सांद्रता से लिखें अभिक्रिया वेग, तो अभिक्रिया वेग बराबर हो जाएगा उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि की दर। उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि की दर, और उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि की दर क्या होगी? उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि बटा वृद्धि होने में लगा समय। क्लियर? तो या तो हम अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन की दर से या उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि की दर से अभिक्रिया का वेग पता लगा सकते हैं। दोनों के लिए ही देखो, जितनी अभिकारक की सांद्रता में कमी की दर होगी उतनी ही उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि की दर होगी। तो हम अभिकारक की सांद्रता से वेग पता लगाएंगे तो भी वही आएगा, और उत्पाद की सांद्रता से अभिक्रिया का वेग पता लगाएंगे तो भी उतना ही आएगा। अब मान लेते हैं अभिकारक R, अभिकारक की सांद्रता T1 समय पर, T1 समय पर अभिकारक की सांद्रता तो कितनी है? R1, और उत्पाद की सांद्रता कितनी है? T2 समय पर अभिकारक की सांद्रता तो हो जाती है कितनी? R2, और उत्पाद की सांद्रता हो जाती है कितनी? P2। ठीक है, T1 समय पर अभिकारक की सांद्रता कितनी है? R1, और उत्पाद की सांद्रता है P1। कितनी है? P1। ठीक है, T1 समय पर अभिकारक की सांद्रता R1 है, उत्पाद की सांद्रता P1 है। T2 समय पर अभिकारक की सांद्रता हो गई R2, और उत्पाद की सांद्रता हो गई कितनी? P2। तो सांद्रता में परिवर्तन क्या हो गया? उत्पाद की सांद्रता में और अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन, यानी समय में तो परिवर्तन क्या हो गया? डेल्टा T। तो किसके बराबर हो जाएगा? T2 माइनस T1। इसी तरह अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन डेल्टा R बराबर R2 माइनस R1, और उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन क्या हो जाएगा? डेल्टा P बराबर हो जाएगा P2 माइनस P1। क्लियर? यहाँ ये जो बड़ा ब्रैकेट है, बड़ा ब्रैकेट, ये दर्शाता है किसको? सांद्रता को, और ये डेल्टा जो है ये दर्शाता है परिवर्तन को। ठीक है, डेल्टा तो परिवर्तन दर्शाता है और बड़ा ब्रैकेट किसको? सांद्रता को। तो समय तो इतना लगेगा, और सांद्रता में परिवर्तन यानी अभिकारक की सांद्रता में कमी आएगी डेल्टा R, उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि होगी डेल्टा P। तो हम यहाँ देखें तो अभिक्रिया वेग कितना हो जाएगा? अभिकारक की सांद्रता में कमी डेल्टा R बटा समय, उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि कितनी? डेल्टा P बटा समय यानी डेल्टा T। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? यहाँ देखें हम तो अभिक्रिया वेग अभिकारक की सांद्रता से पता लगाएं तो डेल्टा R अपॉन डेल्टा T। ठीक है, अब अभिकारक की सांद्रता में क्या आ रही है? कमी। क्या आ रही है? अभिकारक की सांद्रता में कमी आती है, तो इसके साथ हम चिन्ह लगाते हैं किसका? माइनस का। माइनस का जो चिन्ह है वो अभिकारक की सांद्रता में कमी को व्यक्त करता है।
अगर उत्पाद की सांद्रता से अभिक्रिया का वेग पता लगाएं तो उत्पाद की सांद्रता में क्या होगी? वृद्धि। और वृद्धि कितनी हो रही है? डेल्टा पी। तो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, और इसके साथ कौन सा चिन्ह लगाएंगे? प्लस का चिन्ह लगाएंगे। क्यों लगाएंगे प्लस का चिन्ह? क्योंकि उत्पाद की सांद्रता में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो इस तरह हम अभिक्रिया का वेग पता लगा सकते हैं। समझ में आ गई बात? अभिक्रिया के दौरान अभिकारक की सांद्रता में तो क्या आती है? कमी। उत्पाद की सांद्रता में क्या होती है? वृद्धि। तो अभिक्रिया का वेग अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन की दर से पता लगाते हैं। अभिकारक की सांद्रता में कमी की दर या उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि की दर बराबर किसकी होती है? अभिक्रिया वेग के। तो अभिकारक की सांद्रता में कमी की दर क्या हो जाएगी? अभिकारक की सांद्रता में कमी बटा समय, उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि बटा समय। अब मान लीजिए T1 समय पर अभिकारक की सांद्रता कितनी है? R1। उत्पाद की सांद्रता कितनी है? P1। T2 समय पर अभिकारक की सांद्रता तो हो गई R2 और उत्पाद की कितनी हो गई? P2। तो समय में परिवर्तन कितना हुआ? T1 से T2 के बीच में डेल्टा T। अभिकारक की सांद्रता में कितनी कमी आई? डेल्टा R, R2 माइनस R1 के बराबर। और उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि कितनी हुई? P2 माइनस P1 यानी डेल्टा P के बराबर। तो अभिक्रिया वेग आ जाएगा डेल्टा R की सांद्रता में परिवर्तन अपॉन डेल्टा T। इसी तरह डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। अभिकारक के सांद्रता के साथ माइनस का चिन्ह लगाएंगे हम यहाँ पर। क्यों? क्योंकि अभिकारक की सांद्रता में कमी आ रही है। उत्पाद के साथ प्लस का चिन्ह लगाएंगे क्योंकि उत्पाद की सांद्रता में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। क्लियर? तो इस तरह पता लगाया जाता है अभिक्रिया का वेग। अगर अभिक्रिया वेग को हम परिभाषित करें, परिभाषा के रूप में लिखें तो अभिक्रिया का वेग क्या होता है? अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में इकाई समय में होने वाला परिवर्तन। अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में प्रति इकाई समय में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? अभिक्रिया वेग। अगर अभिक्रिया वेग की परिभाषा लिखे तो हम ये लिखेंगे। ठीक, अभिकारक उत्पाद की सांद्रता में प्रति इकाई समय में होने वाला परिवर्तन ही क्या है? अभिक्रिया वेग। तो जिसको हम इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। अब अभिक्रिया वेग की इकाई देखिए हम। देखिए अभिक्रिया वेग क्या है? सांद्रता बटा समय, यानी सांद्रता में किसका भाग दिया हमने? समय का। तो इकाई क्या हो जाएगी? अभिक्रिया वेग की इकाई की बात करें तो अभिक्रिया वेग की इकाई क्या हो जाएगी? इकाई सांद्रता समय इनवर्स क्या हो जाएगी? सांद्रता समय इनवर्स। ठीक, क्योंकि हमने देखा है सांद्रता बटा समय, चाहे अभिकारक की सांद्रता हो चाहे उत्पाद की सांद्रता हो, सांद्रता बटा समय, तो सांद्रता समय इनवर्स। अब यहाँ सांद्रता किस में है? मोल पर लीटर में। किस में होगी यहाँ सांद्रता? मोल पर लीटर में, या मोलरता लेंगे हम। सांद्रता मोल प्रति लीटर में है तो सांद्रता की जगह हम लिख देंगे मोल लीटर इनवर्स समय इनवर्स। तो ये इकाई हो जाएगी किसकी? अभिक्रिया वेग की। ठीक, अभिक्रिया वेग की इकाई क्या हो जाएगी? मोल लीटर इनवर्स समय इनवर्स। अब समय सेकंड में भी हो सकता है, समय मिनट में भी हो सकता है, समय घंटे में भी हो सकता है। ठीक है, समझ में आ गई बात? देखो अभिक्रिया का वेग समय के साथ निरंतर घटता है। अभिक्रिया का वेग कभी भी स्थिर नहीं रहता है। जैसे जैसे समय बीतता है अभिक्रिया का वेग घटता जाता है। प्रारंभ में अभिक्रिया का वेग अधिक होता है और अंत में अभिक्रिया का वेग बहुत कम हो जाता है, लेकिन अभिक्रिया का वेग कभी भी शून्य नहीं होता है। इसको हम ग्राफ के द्वारा समझते हैं। वक्र खींचते हम किसके बीच? वेग और समय के बीच। वेग और समय के बीच में वक्र देखें हम तो इस तरह का वक्र आता है। अभिक्रिया का वेग प्रारंभ में ज्यादा है
जैसे जैसे समय बीतता है अभिक्रिया का वेग घटता जाता है और अंत में वेग बहुत ही कम हो जाता है। लेकिन ये इस अक्ष को स्पर्श नहीं करता, यानी अभिक्रिया का वेग जीरो नहीं होगा कभी भी। अभिक्रिया का वेग जीरो नहीं होगा, यानी अभिक्रिया 100% पूर्ण नहीं होगी, कंप्लीट नहीं होगी। ये वक्र अनंत स्पर्शी होता है, यानी ये इसको स्पर्श नहीं करता एक तरीके से। ठीक, तो इस वक्र से स्पष्ट है कि अभिक्रिया का वेग प्रारंभ में अधिक होता है, लगातार अभिक्रिया का वेग घटता है और अंत में अभिक्रिया का वेग उपेक्षणीय हो जाता है, यानी बहुत ही कम हो जाता है, लेकिन जीरो नहीं होता है, अर्थात अभिक्रिया कभी भी कंप्लीट नहीं होती है। हमें ये ध्यान रखना है।